कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है तो वह राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने दो पैसे में मेहंदी के पैकेट बेचे, तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर किया, लेकिन अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के दम पर उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि उसको देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। ये कहानी उस शख्स की है जो दो पैसे में मेहंदी के पैकेट बेचने से करोड़ों की गाड़ी में कैसे घूमने लगा, जो तांगा चलाने वाला कैसे अरबपति बना, या 1500 रुपए लेकर कैसे उतना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि आज बच्चा बच्चा उसको जानता है। तो ये जो कहानी है बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हम सबको, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग हों, उनको इस कहानी को सुनना चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की जो वीडियो है वो है महाशय धर्मपाल गुलाटी के बारे में। अगर आप नाम से नहीं समझ पाए तो ये फोटो देखकर आप जरूर समझ जाएंगे। सिर पर राजस्थानी पगड़ी, गले में चमचमाते सफेद मोतियों का हार और मूंछों पर ताव, ये इनकी पहचान थे। लोग इनको MDH वाले बाबा के नाम से जानते हैं। धर्मपाल गुलाटी एक जाना माना चेहरा है जिनको बच्चा बच्चा जानता है और इनकी पहचान है MDH मसाले। ये MDH मसाले के फाउंडर हैं और आज हम इस वीडियो में इनके बचपन से लेकर इनके सफर को जानेंगे कि कैसे इन्होंने भारत की दूसरी सबसे बड़ी मसाला कंपनी खड़ी की। 27 मार्च 1923 को सियालकोट में महाशय चुन्नीलाल के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम महाशय धर्मपाल गुलाटी रखा गया। महाशय चुन्नीलाल सियालकोट में अपनी पत्नी, 3 बेटे और 5 बेटियों के साथ अपने खानदानी मकान में रहते थे। पंसारिया बाजार में उनकी एक मसालों की दुकान हुआ करती थी। जैसे जैसे धर्मपाल गुलाटी बड़े हुए तो एक आम हिंदुस्तान फैमिली की तरह अब बारी आई बच्चे को स्कूल भेजने की। धर्मपाल गुलाटी का एडमिशन एक प्राइमरी स्कूल में करा दिया गया, लेकिन धर्मपाल गुलाटी का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। वो सारा दिन खेलने कूदने में, दोस्तों के साथ घूमने में बिजी रहते। महाशय धर्मपाल जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनका स्कूल जाने का कोई मन नहीं हुआ करता था, तो वो स्कूल बतासों के लालच में जाते थे। जब वो स्कूल जाते थे तो पिताजी उनको चीनी के 3-4 बतासे दिया करते थे, जिनके लालच में वो स्कूल जाते थे। जैसे तैसे करके महाशय धर्मपाल गुलाटी ने 4th क्लास पास कर ली। महाशय जी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो 5th क्लास में आए तो टीचर और बच्चों के बीच सवाल जवाब होने लगे। एक बार की बात है कि उनके टीचर किशोरी लाल जी ने उन्हें एक अंग्रेजी का शब्द दोहराने के लिए कहा, लेकिन वो शब्द दोहरा नहीं पाए, तो उनके टीचर किशोरी लाल जी ने उनको बाजू पर चुटकी भर दी और उससे उनकी चीख निकल गई। उस दिन के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। जब धर्मपाल जी ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो पिताजी चुन्नीलाल को टेंशन हुई कि बच्चा अब करेगा क्या, पढ़ाई लिखाई ये करता नहीं है तो इसको किसी काम धंधे पर लगाया जाए। जैसे कि आम हिंदुस्तानी फैमिली में होता है कि जब बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो उसके लिए कुछ काम ढूंढा जाता है। तो चुन्नीलाल जी ने सोचा कि क्यों न इसको एक हाथ का दस्तकार बना दिया जाए, हाथ का एक कारीगर बन जाएगा तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो इसके लिए इनको बढ़ई का काम सीखने के लिए भेजा, लेकिन इनका मन वहां भी नहीं लगा। कुछ दिन में ये काम छोड़कर आ गए। इस तरह से बहुत सारे काम ट्राई करे, साबुन से लेकर चावल की फैक्ट्री तक में इनको काम पर भेजा गया, लेकिन कहीं भी इनका मन नहीं लगा। जब ये एक बार हार्डवेयर का काम कर रहे थे जहां इनका मन भी लगने लगा था, तो एक बार कोई चीज आकर इनके सर पर गिर गई जिससे इनको चोट लग गई। तो उसके बाद उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। तो पिताजी ने इनको अपने पुश्तैनी काम, मसालों के काम में लगा लिया। महाशय चुन्नीलाल की सियालकोट के पंसारिया बाजार में एक मसालों की दुकान हुआ करती थी जहां इनको काम पर लगाया गया। ये दुकान महाशय धर्मपाल जी के जन्म से 4 साल पहले यानी 1919 में उनके पिताजी के द्वारा खोली गई थी। इस दुकान का नाम था महाश्यांदी हट्टी। धर्मपाल जी बताते हैं कि जब वो दुकान पर बैठते थे उन्होंने देखा कि यहाँ मेहंदी की बिक्री खूब होती है। सियालकोट में जहाँ वो रहते थे वहाँ एक तरफ हिंदू आबादी थी, दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी थी। मुस्लिम आबादी में महिलाएं मेहंदी का यूज बहुत क्या करती थी, तो उन्होंने क्या किया कि 2-2 पैसे की मेहंदी के पैकेट बनाकर वो मुस्लिम आबादी वाले इलाके में जाते और उसकी बिक्री किया करते थे। इससे उनकी अच्छी खासी इनकम
होने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने मसाले के काम में भी अपना इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वो दूर दूर से मसाले लेकर आते और पंसारिया बाजार की अपनी दुकान में उनकी बिक्री किया करते थे। सियालकोट उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 के बंटवारे में सियालकोट पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। बंटवारे का दर्द याद करते हुए महाशय जी बताते हैं, हमारे गोदाम में मोहम्मद अली साहब आए। पिताजी सारा पैसा गोदाम में रखते थे। मोहम्मद अली साहब ने बोला कि महाशय जी अगर ये सारा पैसा हम रख लें तो। तभी पिताजी ने सोचा कि हम सियालकोट छोड़कर हिंदुस्तान वापस चले जाएंगे। हमने सब कुछ छोड़ दिया। 7 सितंबर 1947 को हम सियालकोट छोड़कर अमृतसर आ गए, वो भी पहली गाड़ी से सही सलामत। दूसरी गाड़ी में केवल लाशें ही लाशें आई, एक के ऊपर एक पड़ी हुई लाशें, खून से लथपथ गाड़ियां। रावलपिंडी हो या पेशावर, हर जगह से काफिले आ रहे थे। लड़कियां ऐसे लाई जा रही थी जैसे भेड़ बकरियां। गाड़ियों में लाशें कट कट के आ रही थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, हर हर महादेव। बरसात का मौसम था। एक तरफ था पाकिस्तान, बीच में रावी नदी का दरिया और दूसरी तरफ था डेरा बाबा नानक। बड़ी मुश्किल से गिरते उठते उस दरिया को पार किया और हम अमृतसर आ पहुंचे। मत पूछो यार, वो सब याद करके रोना आ जाएगा। अमृतसर आने के बाद महाशय धर्मपाल गुलाटी का परिवार अमृतसर के रिफ्यूजी कैंप में रहने लगा। एक रात की बात है, ये लोग रिफ्यूजी कैंप के पास सो रहे थे, तब एक ट्रक वाले ने इनके चाचा का पैर कुचल दिया और उसी रात उनको कैंप के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने महाशय धर्मपाल जी को झकझोर के रख दिया। उन्होंने सोचा कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, किसी रोजगार की तलाश में यहाँ से निकलेंगे। अगली सुबह महाशय धर्मपाल गुलाटी अपने बड़े भाई धर्मवीर के साथ और अपने एक बहनोई के साथ वहां से चलने लगे। जब वो वहां से चलने लगे तो महाशय धर्मपाल गुलाटी के पिता चुन्नीलाल जी ने उनको 1500 रुपए दिए। 1500 रुपए लेकर तीनों लोग लुधियाना पहुंचे। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई भी इंसान उनको दिखाई नहीं दे रहा। रात को वो वहां रुके और अगली सुबह वहां से गाड़ी पकड़ के वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली वो अपनी बहन के यहाँ करोल बाग पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर अब बारी थी रोजगार की। पिताजी के द्वारा दिए गए 1500 रुपए लेकर महाशय धर्मपाल गुलाटी करोल बाग पहुंचे। वहां देखा उन्होंने कि कुछ लोग अपना तांगा बेच रहे हैं, तो वो उनके पास गए और उनसे पूछा, मियाँ ये तांगा कितने का दिया? उन्होंने बोला 800 रुपए और मोल भाव करने के बाद 650 रुपए में तांगा महाशय धर्मपाल जी ने ले लिया। अब महाशय जी को तांगा चलाना तो आता नहीं, उन्होंने कभी तांगा चलाया नहीं। तांगा कैसे चलता है, घोड़े की रख रखाव कैसे करनी है, ये सब उन्होंने लोगों से पूछा। जब उनकी समझ में आया, अब वो तांगा 2-2 आने में दिल्ली रेलवे स्टेशन से करोल बाग और वहां से कनाल प्लेस तक चलाने लगे। इस काम का भी वही असर हुआ जो उनके पहले काम, जैसे वड़ई का काम, हार्डवेयर का काम और साबुन और चावल की फैक्ट्री में हुआ। यहाँ भी उनका मन नहीं लगा और 2 महीने होते होते उन्होंने अपना तांगा बेच दिया। अब फिर से वही प्रश्न खड़ा हो गया कि अब क्या करें। तो उन्हें अपने अतीत की याद आई, कैसे सियालकोट के पंसारिया बाजार में उनके मसालों की धूम हुआ करती थी, कैसे उन्हें देगी मिर्च वालों के नाम से जाना जाता था। अतीत की खुशबू को सहेजते हुए महाशय जी ने निश्चय किया कि अब वो अपने मसालों का काम ही करेंगे। निश्चय तो कर लिया, अब बारी थी कि काम कहाँ करेंगे। तो 1948 के शुरुआत में करोल बाग के अजमल खान रोड के किनारे खाली बड़ी जगह में उन्होंने एक खोखा लगाया। खोखा एक लकड़ी या चद्दर की एक दुकान होती है जो साइज में छोटी होती है और कम लागत में बनके तैयार हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चाय वाले की थड़ी, पान वाले की दुकान या जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा बेचते हैं उनकी जो दुकान होती है उनको खोखा बोला जाता है। वो साइज में छोटी लकड़ी या चद्दर की तैयार होती है। इस दुकान का भी नाम वही रखा गया, महाश्या दी हट्टी सियालकोट वाले। इस दुकान में महाशय जी खुद ही मसाले पीटते, कूटते, तैयार करते और उनको बेचते थे। ये वो दौर था जब लोग पैकेट बंद मसाले लेना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें शुद्धता का भरोसा नहीं होता था। वो खड़े मसाले ले जाके या तो घर पर पीसते थे या किसी चक्की वगैरह से अपने सामने पिसवा के ले जाते थे। लेकिन
देगी मिर्च वाले भी तो शुद्धता का प्रतीक थे। धीरे धीरे दुकान चलने लगी और बाकी काम इन्होंने अखबार में विज्ञापन देके कर दिया। प्रताप नामक एक उर्दू के अखबार में इन्होंने विज्ञापन दिया। उस विज्ञापन के द्वारा लोगों को पता चला कि सियालकोट वाले देगी मिर्च वाले अब दिल्ली आ चुके हैं। तो धीरे धीरे इनकी दुकान की बिक्री बढ़ने लगी और 1953 में महाशय जी ने एक किराए की दुकान चांदनी चौक में ले ली। उसके कुछ समय बाद रूपक स्टोर नाम का एक इन्होंने मसाले का स्टोर खोल दिया, जिसको बाद में इन्होंने अपने छोटे भाई के नाम कर दिया। मसालों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब मसाले खुद तैयार करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए ये मसाले बाहर से पिसवाने लगे। महाशय जी बताते हैं कि एक बार की बात है कि उनके जो मसाले हैं पहाड़गंज की आटा चक्की में पिसा करते थे। वो एक बार जांच करने के लिए चले गए तो उस समय उनके मसाले ही पीस रहे थे। जो चक्की के मालिक थे उनका नाम था बाबूलाल जी। जब उन्होंने हल्दी को हाथ में लिया और देखा कि हल्दी में कुछ मिलावट महसूस हो रही है, तो उन्होंने बाबूलाल जी से कहा, ये क्या बाबूलाल, मुझे इस हल्दी में कुछ मिलावट लग रही है। तो बाबूलाल ने कहा कि बाबूजी क्यों इल्जाम लगाते हो, हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं होती है, हमारे यहाँ शुद्ध मसाले पीसे जाते हैं। लेकिन महाशय जी थे और वो मसालों के पुराने जानकार थे। वे समझ चुके थे कि हल्दी में चने की दाल मिक्स की गई है। चने की दाल सस्ती होती है और हल्दी महंगी होती है। तो उनकी बाबूलाल से काफी बहस हुई। तो बाबूलाल ने उनसे कहा कि आप अपने मसाले ले जाइए और कहीं और पिसा लीजिए, कहीं और क्यों, आप खुद ही पीस लीजिए। धर्मपाल जी के लिए शुद्धता ही सब कुछ थी। उन्होंने काफी विचार किया और उन्होंने सोचा अगर मैं ये मसाले कहीं और पिसवाता हूं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मिलावट नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने मसाले खुद ही तैयार करेंगे। यहीं से कहानी शुरू होती है महासियां हट्टी की एमडीएच बनने की कहानी। 1959 में कीर्तिनगर में महाशय जी ने मसाला पीसने की एक यूनिट खरीद ली। इसके बाद दिल्ली में महाशय जी हट्टी यानी एमडीएच की कई ब्रांचें खुलती गईं। पंजाबी बाग, खारी बाबली और इसके बाद जो हुआ वो सफलता की दोहराई गई इबारतें हैं। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। अब एक और फैक्ट्री की जरूरत महसूस होने लगी। पहले मसालों के विक्रेता, फिर निर्माता, उसके बाद एक्सपोर्टर ये बनने लगे। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने राजस्थान में डाली। उसके बाद दुबई, लंदन, अमेरिका, कई देशों में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां ओपन की। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में एमडीएच के मसालों का निर्यात होता है। भारत के अलावा लंदन और दुबई में इनके ऑफिसेज हैं। एमडीएच के देगी मिर्च, चना मसाला और चाट मसाला के 1 करोड़ से ज्यादा पैकेट हर महीने बिकते हैं। एमडीएच मार्केट का दूसरा बड़ा प्लेयर है मसालों में। 50 से ज्यादा तरह के मसाले मार्केट में सेल करते हैं। महाशय जी बिजनेस में ही नहीं, चैरिटी में भी आगे थे। वो अपनी इनकम का 90% हिस्सा चैरिटी में दान किया करते थे। उन्होंने अपनी माता चंदन देवी के नाम पर एक हॉस्पिटल भी बनवाया था जिसको वो रन करते थे। इसके अलावा वो अपने ट्रस्ट महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कई स्कूलों को रन करते थे जहां बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। इसके अलावा वे एक मोबाइल हॉस्पिटल भी चलाते थे जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों का इलाज कर सके। उनके इसी योगदान को देखते हुए भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से उनको नवाजा गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। 97 वर्ष की उम्र में 3 दिसंबर 2020 को महाशय धर्मपाल गुलाटी जी हम सबको अलविदा कह गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के दम पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ करने का मौका देती है, बस हमको हार नहीं माननी चाहिए। अक्सर कामयाबी का इतिहास वही लिखते हैं जिनके पास साधन और संसाधनों की कमी होती है।